नमस्कार। तारीख 2 मई, दिन शुक्रवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूँ सारिका सिंह और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। गजा के साथ साथ सीरिया में भी क्यों किया इजराइल ने हमला? युद्ध खत्म करने के दबाव के बीच इजराइल क्यों बढ़ा रहा है हमलों का दायरा? बीते कुछ दिनों में दोनों ही तरफ के लोगों के कई लोग मारे गए हैं। ऐसा पहली बार है जब इस्राएल ने द्रूज समुदाय की रक्षा के लिए सीधे हस्तक्षेप किया है। जातीय जनगणना के ऐलान को लेकर तेज हुई राजनीति, वक्त और मंशा को लेकर उठ रहे हैं सवाल। मोदी जी ने तो खुद एक बार लगभग इशारा किया कि जातीय जनगणना की बात करने वाले लोग देश तोड़ने वाले लोग हैं। मुझ जैसे लोग जो कि इसका समर्थन करते रहे हैं बहुत समय से, हमें देश विरोधी, देश तोड़ने वाला, पता नहीं क्या क्या मेडल दिए गए। और सुनेंगे कहानी जिंदगी की। सुनेंगे कैसा रहा पंकज कपूर का फिल्मी सफर बीबीसी की खास सीरीज में। श्याम बेनेगल साहब ही ऐसे डायरेक्टर रहे हैं जिनके ऑफिस में मैं गया और पहली बार उनसे मिला और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, आप आ जाइए हमारे साथ। तो वहाँ से मेरा हिंदी फिल्म का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुनिए अदिति शर्मा से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद से हटा दिया है। उन्हें अब एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि वो माइक वॉल्ट्ज को संयुक्त राष्ट्र में अगले अमेरिकी राजदूत के तौर पर नामित करेंगे। ट्रंप ने बताया है कि वॉल्ट्ज की जगह फिलहाल विदेश मंत्री मार्को रूबियो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त काम संभालेंगे। हाल ही में वॉल्ट्ज को तब आलोचना का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने एक पत्रकार को गलती से उस चैट ग्रुप में जोड़ दिया था जिसमें अमेरिका की संवेदनशील सैन्य योजनाओं पर चर्चा की जा रही थी। कहा जा रहा है कि उन्हें इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस पर उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने फॉक्स न्यूज चैनल से बातचीत में कहा, So he wasn't let go. He is being made ambassador to the United Nations, which of course is a sin. उन्हें हटाया नहीं गया है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का राजदूत बनाया जा रहा है। मुझे लगता है आपको इसे प्रमोशन की तरह देखना चाहिए। हम माइक को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति में कुछ जरूरी बदलाव करने के लिए लाए थे और उन्होंने वो किया है। मैं और राष्ट्रपति दोनों ही उन पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन हमें लगा कि वो एक बेहतर अमेरिकी राजदूत होंगे। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने उन स्थानीय रिपोर्ट्स की पुष्टि की है जिनमें दावा किया गया था कि कारोबारी जंग को लेकर अमेरिका चीन से बातचीत करने की कोशिशें कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी पेशकश पर अभी विचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि अमेरिका को इसे लेकर गंभीरता दिखानी होगी और एक तरफा ढंग से लगाए गए टैरिफ्स को ठीक करना होगा। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फॉक्स चैनल की हैनिटी से बातचीत में कहा कि चीन समझौता करना चाहता है, लेकिन चीन पर अगर ऐसी ही निर्भरता बनी रही तो 2 साल के अंदर अंदर अमेरिका को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर शनिवार को होने वाली चौथे दौर की बातचीत को फिलहाल टाल दिया गया है। दोनों देशों के बीच वार्ता की मध्यस्थता कर रहे ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी ने इसकी जानकारी दी। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने इसे लेकर बीबीसी फारसी से कहा कि चौथे दौर की वार्ता में अमेरिका की भागीदारी का समय और जगह कभी तय नहीं किया गया था। जर्मनी की धुर दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी AfD को देश की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक अतिवादी संगठन घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि जर्मनी प्रशासन अब इस पार्टी की गतिविधियों पर और निगरानी रख सकता है। आप्रवासन का विरोध करने वाली AfD यानी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी नाम की ये पार्टी फरवरी में हुए संसदीय चुनावों में दूसरे नंबर पर रही थी। जर्मनी की कार्यकारी मंत्री नैन्सी फेजर ने कहा, Die AfD ist als gesichert rechtsextremistische Partei einzustufen. AfD को अतिवादी दक्षिणपंथी पार्टी का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि वो लगातार स्वतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ काम करते रहे हैं। ये पार्टी बाहर से आकर बसे लोगों को दोयम दर्जे का मानती है। उनकी ये विचारधारा अप्रवासियों और मुसलमानों के खिलाफ उनके नस्लवादी बयानों में साफ नजर आती है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में विझिंजाम डीप वाटर सी पोर्ट का अनावरण किया। इस पोर्ट की लागत 8,800 करोड़ रुपए है। ये बंदरगाह दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार के रास्तों में से एक के पास स्थित है। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में इस ट्रांसशिपमेंट हब की क्षमता 3 गुनी हो जाएगी और दुनिया के कुछ सबसे बड़े मालवाहक जहाज यहां आसानी से आ पाएंगे।
तो कार्यक्रम में सबसे पहले आज बात इजराइल, गजा और उसके अलावा सीरिया की भी। एक तरफ राहत एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं कि गजा में इजराइल के हमलों से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बड़े तौर पर लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ इजराइल अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहा है। गजा से लेकर सीरिया तक उसके हमलों की जद में है। हम सीरिया पर हमलों की बात करेंगे, लेकिन पहले बात उस आरोप की कि जो इजराइल पे लग रहा है कि उसके हमलों के शिकार वो भी हो रहे हैं जो गजा में राहत पहुंचा रहे हैं। अभी हाल ही में इजराइल पर आरोप लगे थे कि इजराइल के हवाई हमलों में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी उनकी जद में आए थे। बाद में इजरायली सेना ने भी माना था कि ये घटना हुई थी। अब खबर है कि गजा की ओर राहत लेकर जा रही एक नाव पर इजराइल ने ड्रोन से हमला किया। ये हमला माल्टा के पास इंटरनेशनल वाटर में हुआ। ये नाव फ्रीडम फ्लोटिला कोalition की थी, जिसके कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उस वक्त की तस्वीरें कैद हैं जब इस नाव पर हमला हुआ था। हालांकि इस हमले में किसी की जान नहीं गई है। इजराइल की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और ये आवाज़ें उस वीडियो की हैं जो जारी किया है फ्रीडम फ्लोटिला नाम के इस संगठन ने, जब इसकी नाव इस हमले की जद में आई थी। माल्टा सरकार ने भी जानकारी दी है कि नाव में सवार कुल 16 लोग सही सलामत हैं, और इसी नाव में पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी जाने वाली थी। ग्रेटा ने कहा कि फलस्तीनी लोगों के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। The ship is currently still, as far as I know, at the location where it was. तो ग्रेटा कह रही हैं कि कल को क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन ये तय है कि हम अपनी तरफ से वो सब कुछ करेंगे जो कर सकते हैं ताकि फलस्तीन आज़ाद हो, और साथ ही हम ये चाहेंगे कि मदद के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खुले। जी सारिका, 2 महीने पहले इसराइल ने गजा की ओर जाने वाले सभी क्रॉसिंग्स को बंद कर दिया था, जिससे वहां खाना, दवाइयां और ईंधन नहीं जा पा रहा था। यूएन की इमरजेंसी कॉरिडोर ओल्गा चेरेवेको ने कहा है कि गजा में हालात ऐसे हैं कि बच्चों को मलबे से खाना और कभी कभी अपने माँ बाप के शव भी ढूंढने पड़ते हैं। 5 साल के एक बच्चे मोना अल रकीब का कहना है कि खाने की कमी से उनके बेटे का वजन जो है वो 2 महीने में 4 किलो हो गया है। ये मोना अल रकीब दरअसल उनकी माँ है और उनके बच्चे का वजन 2 महीने में 4 किलो कम हो गया है। सुनते हैं उनका क्या कहना है। احنا ناكل معلبات، ناكل عدس اصفر، ناكل بقوليات. वो कह रही हैं, हम दाल और कैन फूड खाते थे और ओसामा को भी यही खिलाते थे, लेकिन उसकी हालत ख़राब हो रही है, वज़न कम हो रहा है। क्रॉसिंग बंद होने से उसका वज़न और कम हो गया। अब वो 13 किलो से 9 किलो का ही रह गया है। इसी बीच सारिका, 2 महीने से सीज़ फायर के बाद इसराइल ने वहां फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। गजा में लगातार हमले हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के इमरजेंसी कॉरिडोर ने ये भी कहा है कि इसराइल के हवाई हमलों में लोग भी हैं, आम लोग हैं जो उसकी जद में आ रहे हैं, क्योंकि वहां बचा पानी भी नहीं है। एक तरफ हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ खाने की कमी और पानी की कमी। लेकिन इसराइल का कहना है कि वो हमास पर हमलों के जरिए दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने इस्राएली बंधकों को रिहा करवा सके। और ये इमरजेंसी कोऑर्डिनेटर हैं संयुक्त राष्ट्र की, जिनका ये कहना था कि इजराइल के हवाई हमलों में जिंदा लोग जल कर मर रहे हैं जी, क्योंकि उसके बाद उन्हें बचाने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको याद होगा सुमिरन, 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल के अंदर जाकर हमला किया था, जिसमें लगभग 1200 इजरायलियों की मौत हुई थी, 251 लोगों को बंधक बनाया गया था। इन बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल ने गजा पर हमले शुरू किए थे। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक इन हमलों में गजा के 52,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसराइल गजा में डील के तहत उनमें से कई बंधकों को तो रिहा करवा लिया गया है, लेकिन सारिका, अभी भी कुछ ऐसे बंधक हैं जो हमास की कैद में हैं। इन बंधकों की रिहाई के लिए इसराइल लगातार हमले कर रहा है, लेकिन अब इसराइल के ही अंदर इस चीज को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बंधकों के परिवार समेत कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं और इस पर हम और बात कर रहे हैं। बताएंगे सारिका? बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं। और हरेंद्र, आप करीब से नज़र रखते हैं वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। इजराइल में रहते हुए भी आपने देखा है कि वहाँ पर प्रदर्शन लगातार हो रहे थे। अब वहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, नेतन्याहू सरकार इसको लेकर क्या कह रही है? जारी है, ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन रुक गए हैं। और प्रदर्शन जो है न सिर्फ बंधकों को छुड़ाने के लिए हो रहे हैं, बल्कि कुछ और भी प्रदर्शन हो रहे हैं। आपने सीरिया का जिक्र किया, उससे भी संबंधित जो है
ड्रूज कम्युनिटी के वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इस्राएली सरकार का ये मानना है कि इन बंधकों को अभी तक जिन बंधकों को छुड़ाया गया, क्योंकि 251 बंधक वहां पर लोगों को बंधक बनाया था हमास ने, तो अब उनमें से 59 लोग रह गए। कहा यह जा रहा है कि अभी तक जो भी बंधक छूटे हैं वो तभी छोड़े गए हैं या किसी तरह का समझौता तभी हो पाया है जबकि इसराइल ने वहां पर अपनी सैन्य कार्रवाई में तेजी लाई है। जब हमास जो है उसको धक्का लगा है, उसे काफी चोट पहुंची है, तब जाकर के इस तरह के समझौते हुए हैं। इस तरह का सरकार का कहना है और सरकार का ये मानना है कि जब तक वहां पर हमास जो है उसे नहीं खत्म किया जा सकता। 3 लक्ष्यों को मूलतः लेकर के वो आगे बढ़े थे, तो कहते हैं उन लक्ष्यों में जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी, हमास जो है वो घुटने नहीं टेकता, तब तक जो है बंधकों की रिहाई नहीं हो सकती। लेकिन आबादी का मानना बिल्कुल विपरीत है। आबादी का ये कहना है कि बहुत है जो लड़ाई हो चुकी है और बंधकों की रिहाई जो है, बंधकों को वहां से छुड़वाना जो है वो सरकार और राष्ट्र की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो दोनों जनता और सरकार के बीच मतविरोध है। जी, इधर एक तरफ ट्रम्प सरकार का भी यही कहना है कि ये हमास और इजराइल के बीच का युद्ध खत्म हो। अंदर से भी युद्ध के खिलाफ इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। आखिरकार इजराइल सरकार की मंशा क्या है ऐसे में? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस्राएली सरकार जो है वो जो गठबंधन है वो दक्षिणपंथी पार्टियों की गठबंधन की सरकार है और ज्यादातर इसमें पार्टियां जो शामिल हैं उनका ये कहना है कि अगर हमास को बगैर खत्म किए हुए, हमास को वहां से जब तक हमास का जो रूल है उसको खत्म नहीं किया जाता, उसका नियंत्रण खत्म नहीं किया जाता, तब तक इस युद्ध को न बंद किया जाए। और अगर सरकार इसके खिलाफ फैसला लेती है तो वो सरकार का साथ छोड़ देंगे। तो सीधी सी बात, एक कुर्सी बचाने वाली भी है और इसलिए नेतन्याहू के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि अब जो इस्राएली आबादी है वो भी 2 खेमों में बट गई है। एक खेमा जो है, जो कि बड़ा खेमा है, दरअसल जो प्रदर्शन लगातार करता रहा है, उसका कहना है कि देश और सरकार दोनों की जो प्राथमिकता है वो होनी चाहिए वहां से बंधकों की रिहाई। लेकिन जो दक्षिणपंथी पार्टियों के जो समर्थक हैं उनकी ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक मुकम्मल जीत नहीं हासिल होती तब तक ये युद्ध जारी रहनी चाहिए। और आपको ये भी बताएं कि जो वहां पर फौजी मारे गए हैं उनके कई सारे जो परिजन जो हैं उनके तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अब ये जो युद्ध है इसको अपने अंजाम तक ले जाना होगा, यानी कि हमास को जब तक वहां से पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते तब तक ये युद्ध जारी रहनी चाहिए। तो आबादी भी 2 खेमों में बट गई है। बिल्कुल हरिंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अभी तक हमने बात की गजा इजराइल की, अब बात हम करेंगे इजराइल और सीरिया की। इजराइल ने पड़ोसी देश सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भी हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक इजराइल के लड़ाकू विमानों ने दमिश्क में राष्ट्रपति हुसैन अल शरा के महल के पास हमला किया। इजराइल के मुताबिक ये हमले वहां के द्रूज अल्पसंख्यकों के बचाव में किया गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास इस इलाके में सरकार समर्थकों और अल्पसंख्यक द्रूज समुदाय के लोगों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये हमले सीरिया सरकार के लिए एक संदेश है। संदेश ये कि इजराइल द्रूज समुदाय पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं होने देगा। सीरियाई सरकार की तरफ से अब तक इजरायली हमलों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। द्रूज सीरिया का एक अल्पसंख्यक समुदाय है, धार्मिक समूह है सुमिरन, जी। और इसकी शुरुआत शिया इस्लाम से हुई थी, लेकिन इस समुदाय की अपनी मान्यताएं और पहचान है। जी बिल्कुल, जब इस्राइल ने बीते बुधवार को दमिश्क के दक्षिणी इलाके में द्रूज बंदूकधारियों के साथ सुरक्षा बलों और उनके सहयोगी सुन्नी इस्लामिक लड़ाकों के संघर्ष के दौरान हमले किए थे, तब सीरियाई सरकार ने किसी भी तरह के विदेशी दखल को खारिज कर दिया था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं BBC संवाददाता फिराज किलानी। द्रूज समुदाय के स्थानीय लड़ाकों के साथ 3 दिन तक चले संघर्ष के बाद सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने राजधानी दमिश्क से चंद किलोमीटर दूर इस छोटे से शहर को एक बार फिर कंट्रोल कर लिया है। द्रूज समुदाय के लोग राजधानी दमिश्क के नजदीक 2 छोटे शहरों और देश के दक्षिण में मौजूद प्रांत अल सुवेदा में बसे हैं। इस समुदाय के कुछ सैन्य और धार्मिक नेता राष्ट्रपति अहमद अल शरा के नेतृत्व वाली नई सीरियाई सरकार को मान्यता नहीं देते। वो अहमद अल शरा पर सीरिया को एक कट्टरपंथी इस्लामिक देश बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हैं। वो उनके अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के वादों पर भरोसा नहीं करते। बीते कुछ दिनों में दोनों ही तरफ के लोगों के कई लोग मारे गए हैं। ऐसा पहली बार है जब इसराइल ने द्रूज समुदाय की रक्षा के लिए सीधे हस्तक्षेप किया है। तनाव अब भी चरम पर है और इस बात की आशंका है कि किसी भी पल दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई एक बहुत बड़ा रूप ले सकती है।
और सुमरन, हमारे श्रोताओं को याद होगा कि इससे पहले इजराइल ने लेबनान पर भी हमले किए थे। आखिरकार इजराइल हमास के साथ चल रहे संघर्ष के बीच अपने हमलों का ये दायरा क्यों बढ़ा रहा है और सीरिया पर भी वो हमले क्यों कर रहा है, इसे ठीक से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा। तो हरेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये द्रूज समुदाय है कौन और क्यों इन्हें बचाने के लिए इजराइल हमले कर रहा है? देखिए, ये जो द्रूज समुदाय है ये बेसिकली जो अरब वहाँ की इजराइल की आबादी है उसका हिस्सा है, और इसकी आबादी कुल संख्या जो है तकरीबन 1,20,000 है। तो ये बहुत ही छोटा जो है इजराइल का, लेकिन ये बहुत ही प्रभावशाली समुदाय है। आपको ये बता दें कि इस समुदाय का जो है और फौज जो भागीदारी है वो उनकी आबादी के अनुपात में बहुत ज्यादा है, और ये जो द्रूज समुदाय है इसकी बड़ी अहम भूमिका रही है। इसके कई सारे जो है जो फौजी हैं और ऑफिसर्स हैं वो गजा के युद्ध में मारे गए हैं, और गजा के युद्ध में वो बड़ी संख्या में हिस्सा लेते रहे। वो दरअसल इस्राएली नागरिक के तौर पर जो भी उनका कर्तव्य माना जाता है उन सभी का वो पूरी तरह से पालन करते हैं। तो ये समुदाय बेहद ही प्रभावशाली। आपको ये भी बताया कि एक बार जब वहां पर लेबनान से हमला हुआ और मजदाल शम्स बोल करके जो कि एक बस्ती है वहां पर 12 द्रूज समुदाय के बच्चे मारे गए थे, तो जैसे पूरी जो कैबिनेट है वो वहां पर पहुंच गई थी इनको आश्वासन देने के लिए कि बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगर देखा जाए तो उसी के बाद जो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी सफलताएं मिली हैं इस्राएली फौज को, वो उसके बाद ही शुरू हुई है। तो ये जो समुदाय है इससे इस्राएल के बड़े करीबी संबंध रहे। सबसे बड़ा इस समुदाय का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो सीरिया में है। इसके साथ एक बड़ी अजीब घटना घटी कि 1967 के युद्ध के बाद जब फौज जो है जिन इलाकों को कब्जा की, तो अचानक देखा गया कि ये आबादी 2 हिस्सों में बढ़ गई। सीरिया में ज्यादा जो है एक छोटा हिस्सा, लेकिन जी हरेंद्र, यहाँ सवाल ये भी है कि ये क्या सिर्फ द्रूज समुदाय की बात है या सीरिया को एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री? इस पर भी हम आपके साथ बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि इजराइल अब गजा के साथ साथ सीरिया तक हमलों का दायरा बढ़ा रहा है। हालांकि सीरिया इजराइल का पड़ोसी देश है, लेबनान भी पड़ोसी देश है, और इनके साथ इजराइल का वार पलटवार चलता रहता है। लेकिन अभी हालिया हमले, इसका क्या मतलब है? हरेंद्र मिश्रा हमारे वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं हमारे साथ इस वक्त। हरेंद्र जी, हमने तो बात कर ली द्रूज समुदाय की, लेकिन क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है ये संदेश? राष्ट्रपति भवन के पास हमला करके इजराइल ने सीरिया के नेतृत्व को क्या एक तरह से चेतावनी नहीं दे दी है? देखिए, इस्राएली फौज जो है वो लगातार सीरिया में कार्रवाई करती रही है। वहां से बशर अल असद के पलायन के बाद भी वहां पर लगातार हमले होते रहे, और इस्राएली फौज की तरफ से लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि जो वहां पर स्टॉक पाइल, जो हथियारों का जो जखीरा वहां पर चारों तरफ बना रखा था बशर अल असद के रजीम ने, उनको ही जो है टारगेट किया जा रहा है। और इस्राएल की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि वहां पर चाहे जिसका भी नियंत्रण बने, वहां पर जिसका भी जो भी शासन करे, लेकिन इस्राएल जो है अपनी कार्रवाई खुद को महफूज करने के लिए, अपनी सुरक्षा में, अपने हित में जो है ये सारी कार्रवाई कर रहा है, और ये कार्रवाई जो है आगे भी जारी रहेंगी, इस तरह की बात कही जा रही है। हालांकि अमेरिका की तरफ से दूसरे तरह के संदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इस्राएल पहली बात कर रहा है कि वो अपनी दिफा में, अपनी सुरक्षा के लिए ये सारी कार्रवाई कर रहा है। और दूसरी बात, जहां तक द्रूज समुदाय का है, तो जैसा मैंने कहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण समुदाय है, और इस्राएल में यह माना जाता है कि इनका समर्थन इस्राएल को बनाए रखने के लिए, उसकी फौज को मजबूत रखने के लिए बेहद जरूरी है। और इस समुदाय के गुस्से को जो है ठंडा करने के लिए और उनको खुश करने के लिए जो है वहां पर इस समुदाय को बचाने के लिए, इस समुदाय पर जो हो रहे हमले हैं उसको बचाने के लिए सीरिया में इस्राएल किसी भी हद तक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और सारिका, अब पॉडकास्ट में बात करते हैं उस अहम घोषणा की जिस पर लगातार इस हफ्ते चर्चा होती रही, चाहे वो राजनीति हो या आम लोग हो।
केंद्र की मोदी सरकार ने इसी हफ्ते घोषणा की कि अगली जनगणना में जाति जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि जातियों की गिनती जनगणना के साथ की जाएगी। और जहां तक विपक्षी पार्टी इसकी बात है, खासकर कांग्रेस की बात करें, तो सभी विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन सिमरन, क्या ये सच में स्वागत था या इसके बाद राजनीति का मौका मिल गया उन्हें? जी बिल्कुल, क्योंकि कई सवाल ऐसे खड़े हुए कि आपने हेडलाइन तो दे दी और डेडलाइन की बात नहीं की। और इसी पर हम बात करेंगे। राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जाने लगा कि जिस मोदी सरकार ने जाति जनगणना से इनकार कर दिया था, तो उसके सामने वैसी क्या मजबूरी आ गई कि अब वो जनगणना के लिए राजी हो गई है। साथ ही कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि आपने घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसे लागू कैसे किया जाएगा। खैर, इन तमाम सवालों की आरोप प्रत्यारोपों की हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं उन बयानों की जो आज लगातार दिन भर आते रहे और केंद्र में यही था, जातीय जनगणना। क्योंकि सिमरन, आपको याद है चुनाव भी आने वाले हैं जिस पर इसका असर पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये पहला कदम है जिसके बाद लोगों को उनका हक मिलेगा। ये पहला कदम है, इसके बाद हम सबको अपनी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। और बिहार चुनाव है, जाहिर सी बात है सिमरन, तो बिहार के नेताओं की तरफ से भी इस पर बात होनी थी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस पर कुछ ऐसे सवाल खड़े किए। महत्वपूर्ण ये है कि कई सारी चीजें एक साथ क्लब्ड। कास्ट सेंसस किससे क्लब्ड है? सेंसस के एलोकेशन से लग रहा है कभी आपके समक्ष वो प्राथमिकता में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 21 में आखिरी सेंसस होना था, लास्ट सेंसस होना था। आज 4 बरस बीत गए, कोई पहल कदमी नहीं। विमेन रिजर्वेशन इससे जुड़ा हुआ, डिलिमिटेशन इससे जुड़ा हुआ। तो इस बास्केट में आप 4 चीजें हैं। अगर इसके लिए हम एक टाइमलाइन, एक रोड मैप नहीं बना के आते हैं तो ये झुंझुना नहीं होना। जी, तो आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के कई नेता, वरिष्ठ नेता पहुंचे और बात हुई जाति जनगणना और पहलगांव हमलों को लेकर। और आज ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी कुछ कहा और कहा कि हम केंद्र की जवाबदेही तय करेंगे। Now what is going to happen in this country? The Prime Minister will have the sleepless nights, not the India Alliance parties, not Rahul Gandhi, not the Congress party, because we are going to केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि जिस तरह से ये लोग महिला आरक्षण विधेयक लाए थे और उसके आगे कुछ हुआ नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा होगा कि हम लगातार प्रधानमंत्री से सवाल करते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं और इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी। देखिए, मोदी जी जन भावना को समझते हैं और जन भावना को समझ के ही वो निर्णय लेते हैं। आज जातीय जनगणना की बात उन्होंने स्वीकार किया है। इस देश में बहुत राजनीति हुई इस लाइन पे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सिर्फ मुद्दों पर राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि लोगों की भावना होती है तो उसको मान लेते हैं। और जाति जनगणना की पैरवी करने वाले और स्वराज अभियान के सह संस्थापक योगेंद्र यादव ने बीबीसी से इस पर खास बातचीत की। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य से बातचीत में उन्होंने टाइमिंग को लेकर, चुनाव को लेकर बात की। एक ऐसा मुद्दा जिससे बीजेपी ने हमेशा किनारा किया और कांग्रेस ने और विपक्ष ने उसके लिए बहुत आवाज उठाई, आप जैसे बहुत सारे एक्टिविस्ट ने भी उठाई, उस पर बीजेपी जब अपना फैसला देती है तो ये बीजेपी की जीत है या सब लोगों की मांग के आगे बीजेपी की राजनीतिक हार? दरअसल सामाजिक न्याय आंदोलन की जीत है। पिछले 60 साल से इस देश का सामाजिक न्याय आंदोलन, समाजवादी आंदोलन से शुरुआत करके राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर से लेकर शरद यादव तक इस सवाल को बार बार उठाते रहे, शिद्दत से उठाते रहे, उनकी जीत है। अंबेडकर फुले शाहू परंपरा की जीत है जिसने सामाजिक न्याय की आवाज को उठाया। पिछले 2 साल से कांग्रेस ने इस सवाल को बहुत रिलेंटलेसली उठाया। राहुल गांधी ने इसे बिल्कुल अपना पर्सनल मिशन सा बना लिया। तो जाहिर है ऐसे में उसे राहुल गांधी की व्यक्तिगत जीत के रूप में भी देखा जाएगा। मोदी सरकार ने इसका विरोध किया। मोदी जी ने तो खुद एक बार लगभग इशारा किया कि जाति जनगणना की बात करने वाले लोग देश तोड़ने वाले लोग हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं ने तो क्या क्या बयान नहीं दिए। मुझ जैसे लोग जो कि इसका समर्थन करते रहे हैं बहुत समय से, हमें देश विरोधी, देश तोड़ने वाला, पता नहीं क्या क्या मेडल दिए गए। उसके बाद जब बीजेपी पलटती है
तो जाहिर है बीजेपी की विजय तो नहीं हो सकती। जाहिर है मोदी जी को जैसा किसान आंदोलन ने किया था, घुटने टेकने पे मजबूर किया गया है। लेकिन इस देश की रवायत है कि जब मोदी जी घुटने भी टेकते हैं, बहुत उनकी वाहवाही होती है, ये सब सामान्य चीजें हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी को मजबूरी में इस बात को स्वीकार करना पड़ा है। और आप इसकी क्या वजह देखते हैं? बहुत सारे आंकलन लगाए जा रहे हैं। पहलगांव हमले से ध्यान हटाना, बिहार चुनाव का होना, आरएसएस का दबाव, इस वक्त क्यों? इस वक्त की जो वजह है वो ये सब हो सकता है कि सरकार पहलगांव के सवाल पे थोड़ा सा टाइम अपने लिए परचेज करना चाहती है, और अगर करना चाहती है मुझे कतई एतराज नहीं। और जाहिर है मोदी जी के मन में बिहार का चुनाव तो होगा ही, और ये सब सामान्य चीजें हर राजनीतिक नेता के मन में होनी चाहिए, इन पे कोई एतराज की बात नहीं। ये निर्णय एक दीर्घकालिक सोच के तहत लिया गया है। बीजेपी को लगता है कि सामाजिक न्याय का मुद्दा जो कि कांग्रेस हथिया रही थी, और इसमें बीजेपी को लॉन्ग टर्म थ्रेट दिखाई देती है, क्योंकि बीजेपी की पॉलिटिक्स के लिए उन्हें केवल अगड़े समाज का, सवर्ण समाज के वोट लेने से तो इस देश में कोई जीत नहीं सकता। वो तो कुल मिला के 20% भी नहीं है इस देश के। तो जाहिर है अगर आपको इस देश में चुनाव जीतने हैं और बीजेपी को अगर दीर्घ काल में इस देश की सत्ता की पार्टी बने रहना है, तो बीजेपी के लिए खास तौर पे जो ओबीसी वर्ग है उसको अपनी तरफ करना जरूरी है। और इस फैसले का जो ऐलान है, बहुत लोग कह रहे हैं वो अधूरा है, क्योंकि इसमें कोई समय सीमा की बात नहीं की गई है, किस तरह से अमल होगा उसकी बात नहीं की गई, और अभी तो देश की मूल जनगणना पर ही इतने समय से सवाल खड़ा है जो 2021 में होनी थी, वो अभी तक नहीं हुई है। आपके मन में क्या संदेह है? 3 प्रश्न हैं जो पूछे जाने चाहिए। पहला एकदम तात्कालिक प्रश्न है कि सेंसस कब होगा, और क्या जातीय जनगणना संपूर्ण जातीय जनगणना होगी या कि अधूरी होगी है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन में नहीं आता है तब तक विश्वास नहीं होगा। दूसरी चुनौती, सेंसस में जातीय जनगणना करना जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कई सूचना है जो कि सेंसस इकट्ठा नहीं करता है। आप डॉक्टर हैं या आप इंजीनियर हैं, तो जो सचमुच प्रिविलेजेस की इकोनॉमी है उसको सेंसस बता नहीं सकता। इसके लिए अलग के इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी। देश का एक इकोनॉमिक सेंसस भी होता है। और तीसरा सवाल हो कि भाई ये तो डायग्नोस्टिक टूल है ना, रिपोर्ट आ गई, ब्लड टेस्ट आ गया, एक्सरे आ गया, अब सवाल है कि इलाज कैसे होगा। असली सवाल तो वो है ना। और वहां सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग लगा रखी है। जिसको भी रिजर्वेशन देना है दे लो, लेकिन 50% के अंदर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के मामले में रहस्यमय तरीके से उस लिमिट को साइड में कर दिया। तो क्या ये 50% की लिमिट हटेगी? तो जातीय जनगणना की ये बात निकली है, तो इस पर राजनीति कितनी दूर तक जाएगी ये देखना होगा। और यही विषय है खास पॉडकास्ट द लेंस का। तो कल सुनना ना भूलिए मुकेश शर्मा के साथ द लेंस। और हम आज की एक पेशकश की बात करते हैं तो कहानी जिंदगी का दूसरा एपिसोड आ गया है और इस बार खास मेहमान रहे पंकज कपूर। सुनिए उनकी दास्तान। दिल्ली तक का सफ़र एक मुकाम तक पहुंचा, फिर आप मुंबई आए। इस ट्रांजिशन के पीछे का क्या रेफरेंस है? आई थिंक मेन वजह तो ये थी कि इस बात का एहसास हुआ कि थिएटर में पैसे ही नहीं हैं और सरवाइव कैसे किया जाए। फिर थिएटर में मेरे पास नौकरी थी नेशनल रेपर्टरी कंपनी में, जहाँ से मुझे निकाल दिया गया। पहले मुझे इजाज़त दी गई गांधी फिल्म में काम करने की, फिर जब मैंने काम करना शुरू कर दिया तो मुझसे कहा गया कि अब नेक्स्ट शेड्यूल में आप नहीं जा सकते। तो मैंने अर्ज़ की कि साहब मैं तो कॉन्ट्रैक्ट आप ही के कहने से साइन किया है, तो ये बात नहीं मानी गई, तो मेरी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई। तो मजबूरन मुझे मुंबई की तरफ रुख करना पड़ा। तो यहाँ पे ओमपुरी साहब मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि श्याम बेनेगल साहब एक फ़िल्म बना रहे हैं आरोहन नाम की, आप जाके उनसे मिल लो। तो वाहिद सिर्फ एक ही श्याम बेनेगल साहब ही ऐसे डायरेक्टर रहे हैं जिनके ऑफिस में मैं गया और पहली बार उनसे मिला, और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आप आ जाइए हमारे साथ। तो वहाँ से मेरा इन अ वे हिंदी फिल्म का सिलसिला शुरू हुआ, और कुछ एम्प्लॉयमेंट किसी तरह का नौकरी से बर्खास्त होने के बाद मिला। पंकज जी, गांधी फिल्म आपको कैसे मिली, कैसे पहुंची आप तक? हम लोग एक नाटक कर रहे थे मुख्यमंत्री नाम से, जो रंजीत कपूर साहब ने डायरेक्ट किया था। उसमें मैं मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी का रोल करता था, छोटा सा रोल था। पर मेरे ख्याल ज़्यादा ज़रूरी बात उनको शायद ये लगी होगी कि यंग एज में शायद मेरा चेहरा थोड़ा प्यारेलाल जी से मिलता होगा, और उन्होंने मुझे ये रोल करते हुए देखा। तो किन्होंने देखा? रिचर्ड एटनबरा साहब ने, वो प्ले देखने के लिए आए थे, तो वहाँ से उन्होंने चुना होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अगले दिन मुझे बुलाया गया और कहा गया कि आप ये रोल करें। रोल कोई बहुत बड़ा नहीं था, प्रेजेंस थी, गांधी जी के साथ साथ आप सब जगह जा रहे हैं।
तो इस तरह से गांधी फिल्म। ये तो हुआ कि प्यारेलाल जी का चेहरे का थोड़ा सा रेजेम्बलेंस वाला, लेकिन फिर आपने गांधी जी की आवाज़ भी डब की। हाँ, वो एक बड़ा काम था। वो क्या हुआ? वो ऐसा हुआ कि सुनने में आया कि गांधी जी की आवाज़ ढूंढी जा रही है, और पता नहीं कौन थे जिन्होंने मुझसे कहा कि फलां नटराज स्टूडियो या कहाँ पे आज ऑडिशन है। तो हम भी काम तो तलाश ही रहे थे, तो हम भी आ गए। तो मैंने भी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर दी, बस सिर्फ उसमें हल्का सा ये ज़रूर सोचा कि शेक्सपियर की 2 लाइनें थी, वो अंग्रेज़ी में मैंने बोल दी, जिससे रिचर्ड एटनबरा साहब की समझ में ये आ जाए कि पढ़ा लिखा आदमी है, थोड़ा बहुत नाटक वाटक जानता है। तो उसके बाद मुझे शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। और पंकज कपूर से खास बातचीत कर रहे थे इरफान। तो आज पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट से, फेसबुक से, X और Instagram से। आज पॉडकास्ट का तकनीकी पक्ष संभाला जीत सारथी ने। मुझे और सारिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।